क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति की जो चाल है वो तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वह एक स्थान से ही चल रही है और यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्तियों की चाल यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट व्यक्ति की चाल और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड व्यक्ति की चाल। और चाल यहाँ पर कितनी दी हुई है आप यहाँ पर देख सकती हो, क्रमशः लिखा हुआ है। तो पहले व्यक्ति की चाल तो यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर चाल का अनुपात क्या होगा? अगर हम यहाँ पर अनुपात निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पर 9 अनुपात 12 क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। और इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए 3 के पहाड़े से काट देंगी तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 4। तो चाल का अनुपात तो यहाँ पर आ चुका है 3 अनुपात 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति की चाल के बीच में जो अनुपात आया है वो कितना है, 3 अनुपात 4 है। तो यहाँ पर अब आप ये प्रश्न में देखिए कि जो दोनों व्यक्ति है वो एक स्थान से ही चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी जो यात्रा है ना, यात्रा में जो वह दूरी तय करेंगे वह दूरी समान है। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता है कि चाल का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल के अनुपात का उल्टा ही समय का अनुपात होता है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो दूरी तय की जा रही है दोनों व्यक्तियों के द्वारा वो दूरी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि दूरी तो यहाँ पर समान ही है। दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो समान दूरी है। तो चाल का अनुपात अगर 3 अनुपात 4 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 3। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो पहला व्यक्ति है उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि पहले व्यक्ति की जो चाल है ना वो दूसरे व्यक्ति की चाल से कम है। अगर चाल कम है यानी कि स्पीड कम है तो पहले व्यक्ति को उस दूरी को पार करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। और कितना समय ज़्यादा लगेगा यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पर समय का अनुपात है, पहले व्यक्ति के द्वारा लिया गया जो समय है वो तो 4 यूनिट है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लिया गया समय है वो 3 यूनिट है। यानी कि पहले व्यक्ति के द्वारा जो लिया गया समय है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है आप यहाँ पर अनुपात में तो देख ही सकते हो कि 1 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न में यही वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 20 मिनट के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 मिनट आ गई है। तो यहाँ पर हम अब 4 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 3 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है ना तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमने 80 मिनट निकाला है, 60 मिनट निकाला है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि पहला व्यक्ति है जो जिसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह जो निश्चित दूरी को तय कर रहा है उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, 80 मिनट का समय लग रहा है। और दूसरे व्यक्ति जिसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हमें समय पता लग गया है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पता लग गया है कि पहले व्यक्ति को कितना समय लगता है, दूरी को तय करने में 80 मिनट का समय लगता है और दूसरे व्यक्ति को यही दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। तो प्रश्न में हमें समय ज्ञात नहीं करना था, प्रश्न में तो ज्ञात करना है कि यात्रा जो थी ना उसकी दूरी कितनी होगी। और आपको पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर हमें स्पीड भी पता है और यहाँ पर हमें टाइम भी पता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, हम किसी भी कंडीशन से दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी तो समान ही आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम पहले व्यक्ति की कंडीशन लेते हैं तो पहले व्यक्ति की जो चाल है वो तो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम चाल के
स्थान पर 9 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति के द्वारा जो समय लिया गया है वो 80 मिनट है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समय को 80 मिनट। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि चाल तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय यहाँ पर मिनट में है, तो समय जो यहाँ पर मिनट में है उसको हमें घंटे में ही बदलना होगा, क्योंकि चाल में जो मात्रक दिया हुआ है उसमें समय का मात्रक घंटा लिया गया है। तो यहाँ पर 80 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो बट्टे में हमें 60 लिखना होगा। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े से हम 9 को भी काट सकते हैं, तो ये कटेगा 3 बार। और अब हम इसको हल करेंगे तो 3 का गुणा 4 से करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आएगी, 12 किलोमीटर आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हम दूसरी कंडीशन से भी, यानी कि दूसरे व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लिया गया समय है उससे भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है ना, तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 लिखेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, समय से। समय यहाँ पर आप देखिए दूसरे व्यक्ति के द्वारा कितना समय लिया गया है, 60 मिनट का समय लिया गया है, तो यहाँ पर हम 60 से गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि समय यहाँ पर मिनट में है लेकिन चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर हमें समय को घंटे में चेंज करना होगा। तो समय को अगर घंटे में चेंज करना है, मिनट से घंटे में चेंज करना है, तो 60 से भाग देना होगा। 60 से 60 कट ही जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस आएगा वो 12 किलोमीटर ही आएगा। तो आप किसी भी कंडीशन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम के पास 8,000 रुपये है, उसने इसे 10% बढ़ा दिया, फिर उसने इसमें से 5% खर्च कर दिया। उसके पास मौजूद धनराशि का जो अंतिम मूल्य है वो प्रारंभिक धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम एक व्यक्ति है, उसके पास 8,000 रुपये थे, फिर उसने क्या किया, इस 8,000 रुपये में 10% बढ़ा दिया। 8,000 का 10% कितना होता है, 800 के बराबर होता है। और अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो ये राशि हो जाएगी 8800 रुपये। फिर आप देखिए 5% खर्च कर दिया, तो 5% हमें कम करना होगा। और उसके बाद हमें ये बताना है कि जो धनराशि का अंतिम मूल्य आएगा वो प्रारंभिक धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हमें आंसर तो प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि राम के पास कितने रुपए है, 100 रुपये है, तो यहाँ पर हम 100 से हल कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि धनराशि को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो यही धनराशि यानी कि जो 100 रुपये है ये 10% अगर बढ़ा दिए जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। इतना तो समझ में आ ही गया है। अब करना क्या है, इसमें से 5% खर्च करना है। किस में से, जो यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य है ना, यानी कि 110 रुपये में से हमें 5% रुपये खर्च करने हैं, तो हम कितने रुपए खर्च करेंगे। 5% कितना होता है, हमें 110 का 5% निकालना होगा, तभी तो पता लगा पाएंगे ना कि यहाँ पर कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं, 5 के पहाड़े से यहाँ पर 10 को काटा जा सकता है और ये कटेगा 2 बार। और यहाँ पर जो 11/2 आएगा, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5.5 रुपये। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि 110 रुपये थे ना, यानी कि आप ये समझिए कि पहले तो उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, 10% बढ़ा दिए गए तो कितने हो गए, 110 रुपये हो गए। लेकिन अब 5% खर्च किए जा रहे हैं, यानी कि 5.5 रुपये खर्च कर दिए जा रहे हैं। तो अब कितने रुपए शेष बचेंगे, 104.5 रुपये। 110 में से हमने 5.5 रुपये घटा दिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 104.5 रुपये। तो अब आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उसके पास मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य तो क्या होगा, 104.5 रुपये होगा। तो जो ये अंतिम मूल्य है ये प्रारंभिक धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप ये देख सकते हो कि जो ये अंतिम मूल्य है वो प्रारंभिक धनराशि यानी कि जो 100 रुपये है उससे अधिक तो है, लेकिन कितना अधिक है, 4.5 रुपये अधिक है। 100 यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य था और अंतिम मूल्य कितना आया है, 104.5 रुपये आया है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, 4.5 रुपये अधिक है ना। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कितना अधिक है, 4.5 रुपये। बट्टे में हमें लिखना होगा जो पहले वाली वैल्यू है, यानी कि जो 100 रुपये थे उसके पास, राम के पास, उसको हमें बट्टे में रखना होगा। और मल्टीप्लाई हम 100 से इसलिए करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 कट ही जाएगा और आंसर आएगा 4.5%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि धनराशि का जो अंतिम मूल्य है वो प्रारंभिक धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 4.5% अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, राम श्याम से 3 गुना अधिक कुशल है और साथ मिलकर वे एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है राम और श्याम के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राम और यहाँ पर लिख लेते हैं श्याम। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता के बीच में संबंध दिया हुआ है कि राम जो है वो श्याम से 3 गुना अधिक कुशल है। तो आप इस तरह से समझिए कि अगर श्याम 1 यूनिट कार्य करता है तो उसी समय में, यानी कि जितने समय में श्याम जो है वो 1 यूनिट कार्य करता है, आप मान लीजिए कि जो श्याम है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो राम जो है ना वो तो श्याम से 3 गुना अधिक कुशल है। तो राम कितना कार्य कर लेगा? 3 यूनिट कार्य कर लेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर राम और श्याम की कार्य क्षमता के बीच में जो ये अनुपात आया है ना, वो कितना है? 3:1 है। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इस अनुपात से कि राम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 यूनिट कार्य करने की है। यानी कि राम जो है ना वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है और श्याम जो है वो उसी कार्य को कितना कर सकता है एक दिन में? अनुपात से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि श्याम जो है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकेगा। तो श्याम की जो दक्षता है या फिर कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट पर डे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि वे साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वह एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कार्य है कितना, जिसको ये मिलकर 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि राम और श्याम मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब ये कार्य करते हैं तो ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? आपको पता है कि राम की जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट है, यानी कि राम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो राम ने तो एक दिन में कितना कार्य किया? 3 यूनिट कार्य किया। और श्याम ने कितना किया? 1 यूनिट कार्य किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इन्होंने एक दिन में कितना कार्य कर लिया? 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा ना। तो एक दिन में ये 4 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अगर राम और श्याम मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में ये 4 यूनिट कार्य कर लेंगे, लेकिन ये तो 30 दिन तक कार्य करेंगे और जब जाकर ये कार्य पूरा होगा। जब एक दिन में ये 4 यूनिट कार्य कर ही लेते हैं तो फिर 30 दिन में ये कितना कार्य कर सकेंगे? यानी कि 30 दिन में कार्य तो पूरा कर लेंगे, लेकिन कार्य है कितना, वो हमें इस प्रकार पता लगेगा कि 30 दिन ये कार्य करेंगे, लेकिन एक दिन में ये 4 यूनिट कार्य ही करेंगे। तो कुल मिलाकर जो कार्य हो जाएगा वो कार्य तो यहाँ पर कितना था? 120 यूनिट था। तो 120 यूनिट क्या है? यहाँ पर टोटल वर्क है। तो कुल कार्य आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो कुल कार्य है वो कितना है? 120 यूनिट है। लेकिन अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि जो श्याम है ना वो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमने ये 120 यूनिट निकाला है, ये क्या है? ये कुल कार्य है। ये वही कार्य है जिस कार्य को राम और श्याम मिलकर कर रहे हैं और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको पता है कि श्याम तो एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही करता है। तो 120 यूनिट कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 120 यूनिट कार्य को वह 120 दिन में ही कर पाएगा, क्योंकि एक दिन में तो वह 1 यूनिट ही कार्य करता है। तो 120 यूनिट कार्य को पूरा करने में 120 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दिए गए राशि से 800 रुपये अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने क्या किया? साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी, यानी कि उधार दी। 10 वर्षों में ब्याज की जो राशि है ना वो ऋण पर दिए गए राशि से भी 800 रुपये अधिक है। तो ऋण पर दी गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ पर मूलधन मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो यहाँ पर हम 10 वर्षों का ब्याज नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो दर है ना वो 20% वार्षिक दर है। अगर मूलधन 100 रुपये है ना तो एक वर्ष का ब्याज तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 वर्षों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कुल ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 20 गुणा 10 करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि मूलधन जब हमने यहाँ पर 100 रुपये माना है और यहाँ पर 20% ये वार्षिक दर है, यानी कि एक वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा ना वो समान ही होगा, यानी
यानी कि जैसे पहले वर्ष में ब्याज 20 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 20 रुपये ही होगा, क्योंकि जो मूलधन होता है ना वो हर वर्ष के लिए समान ही होता है। तो यहाँ पर हम कुल ब्याज निकालें कि 10 वर्षों में ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी। तो एक वर्ष का ब्याज अगर 20 रुपये है तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 गुणा 10 यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 रुपये है। अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज हो रहा है 200 रुपये। और कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 वर्षों में जो ब्याज की राशि है ना, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 10 वर्षों में जो ब्याज की राशि है वो कितनी है, 200 रुपये है। तो जो ये राशि है ना वो ऋण पर दिए गए राशि से 800 रुपये अधिक है, यानी कि ऋण पर दी गई राशि यानी कि मूलधन। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमने वैल्यू मानी है ना उससे ही हमें ये तो पता लग रहा है कि ब्याज जो है ना वो अधिक है। किससे अधिक है, ऋण पर दी गई राशि यानी कि मूलधन से यहाँ पर ब्याज अधिक है। और ये कितना अधिक है ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पर ये 100 यूनिट अधिक है। यहाँ पर 100 अगर मूलधन है तो ब्याज यहाँ पर 200 है। और यहाँ पर जो अंतर है ना इन दोनों के बीच में, मूलधन यानी कि ऋण पर दी गई राशि और ब्याज के बीच में जो अंतर आया है वो 100 यूनिट का है। और प्रश्न में यही अंतर जो दे रखा है ना वो 800 रुपये के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 800 बट्टे में हम लिखेंगे 100। जब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 8 रुपये के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट यहाँ पर आ गया है 8 रुपये के बराबर। हमें ज्ञात करना है प्रश्न में कि ऋण पर दी गई राशि कितनी है, यानी कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि मूलधन कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूलधन तो हमने कितना माना था, 100 यूनिट माना था ना। जब 1 यूनिट बराबर 8 रुपये है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 1 यूनिट है 8 रुपये के बराबर, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 100 का ही गुणा कर देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 800 रुपये। तो ऋण पर दी गई राशि कितनी है, 800 रुपये है, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, 800 रुपये है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम मोहन को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे शाम को बेचता है और 40% लाभ पर बेचता है। यदि शाम इसके लिए 1680 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा है। तो यहाँ पर प्रश्न में 3 व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है, एक है राम, दूसरा है मोहन और तीसरा है श्याम। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राम और मोहन के बीच में क्या संबंध दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि राम जो है वो मोहन को एक वस्तु बेच रहा है और 20% लाभ पर बेच रहा है। तो राम ने वस्तु को बेचा है, लेकिन राम ने उस वस्तु को खरीदा भी तो होगा तभी तो बेचा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि राम ने तो 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी, लेकिन राम ने उसको मोहन को बेचा है, लेकिन 100 रुपये में ही नहीं बेचा है, 20% लाभ कमाकर बेचा है। तो अगर 20% लाभ कमाना ही है राम को तो राम 100 रुपये में नहीं बेचेगा, मोहन को वह कितने रुपए में बेचेगा, 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर राम को 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन अब मोहन क्या करता है, मोहन इसको आगे बेच देता है, किसको बेचता है, श्याम को बेच देता है। और कितना लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर मोहन ने जो वस्तु खरीदी थी राम से वो अब आगे बेच रहा है श्याम को, लेकिन श्याम को वह वस्तु कितने रुपए में मिलेगी, मोहन से। तो यहाँ पर 40% का लाभ कमाएगा मोहन। तो यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि 120 रुपये की वस्तु जो कि मोहन के लिए यहाँ पर उस वस्तु का मूल्य कितना है, 120 रुपये है, लेकिन मोहन 40% लाभ कमाएगा और कितने रुपए में शाम को बेचेगा। तो 120 का 40% तो निकालना ही होगा, क्योंकि लाभ कमा रहा है कौन, मोहन कमा रहा है। तो मोहन ने वस्तु को तो 120 रुपये में खरीदा है, तो 120 का 40% तो हमें निकालना ही होगा। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 12 को गुणा 4 से होगा तो 48 रुपये आ जाएगा। यानी कि 120 रुपये की वस्तु खरीदी है और 48 रुपये का लाभ कमाया जाएगा। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यहाँ पर अगर वस्तु को 168 रुपये में बेचा जाए ना तभी यहाँ पर 48 रुपये का लाभ हो सकता है। मोहन को 48 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 40% का लाभ होगा। और ये लाभ तब होगा जब मोहन 120 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में शाम को बेचे, 168 रुपये में बेचे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि श्याम जो है ना वो इसके लिए कितना भुगतान करता है, 1680 रुपये का भुगतान करता है।
तो यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू मानी है 100 के अनुसार, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आई है शाम के लिए कितनी, 168 आई है ना। और प्रश्न में यही वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1680 रुपए के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर 168 यूनिट में शाम ने वस्तु को खरीदा था ना, यानी कि शाम ने 168 यूनिट का भुगतान किया था। लेकिन वास्तव में ये प्रश्न के अनुसार किसके बराबर है, 1680 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है कि 168 यूनिट किसके बराबर है, 1680 रुपए के बराबर है। प्रश्न में तो ज्ञात करना है कि राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो राम के लिए वह वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी, या फिर आप मान लीजिए 100 यूनिट की थी। तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 168 यूनिट किसके बराबर है, 1680 रुपए के बराबर है ना। तो यहाँ पर 10 का गुणा किया गया होगा 168 में, तभी यहाँ पर 1680 रुपए आया है। तो यहाँ पर 100 यूनिट में भी हम 10 का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 100 गुणा 10 करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये। तो राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था। यहाँ पर आप ये भी पता लगा सकते हो कि मोहन ने उस वस्तु को राम से खरीदा था और कितने रुपए में खरीदा था। यहाँ पर यूनिट में वैल्यू कितनी है, 120 यूनिट है। लेकिन अगर हमें रुपए में आंसर निकालना है तो 120 में हम 10 का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 रुपये। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो राम के लिए आएगा 1000 रुपये और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।